सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 9 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं सारे वाइकिंग्स अपनी नावों को माउंटेन के ऊपर ले आए होते हैं और अब माउंटेन से अपनी नावों को दूसरी तरफ ले जा रहे होते हैं। और कुछ वाइकिंग्स हेरल्ड और हेल्पडन के साथ आसपास के गाँवों के घरों पर अटैक कर देते हैं और वहाँ के औरतें बच्चे ऑलमोस्ट वहाँ के सारे लोगों को जान से मार के बस एक आदमी को जिंदा छोड़ के वहाँ पे जितनी भी लूटपाट करने वाली चीजें थी उन सारी चीजों को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन जो कि एथेलवुल्फ और फादर प्रूडेंटियस के ऊपर जाता है, जो कि एल्फ्रेड को रोम ले आए होते हैं। रास्ते में उन्हें काफी सारे लोग मिलते हैं जो कि उनसे पैसे मांग रहे होते हैं, अपने सामान खरीदने को बोल रहे होते हैं, वगैरह वगैरह की चीजें करने को बोल रहे होते हैं। मगर वो दोनों एल्फ्रेड को लेके चर्च के अंदर आ जाते हैं, जहाँ का फादर पहले तो उन तीनों को ब्लेस करता है एंड फिर एथेलवुल्फ और प्रूडेंटियस को अपने पास बुला के उनसे वाइकिंग्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे वाइकिंग्स उनके रिलीजन के लिए, उनकी क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और पेरिस के राजा ने अपने आप को और पेरिस को बचाने के लिए पेरिस की बहुत ज्यादा जमीन एक वाइकिंग रोलो के नाम कर दी है, जो कि सही नहीं है। और इन लोगों को वाइकिंग्स के अगेंस्ट जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना होगा, जिससे प्रूडेंटियस और एथेलवुल्फ एग्री करते हैं। इसके बाद फादर एल्फ्रेड को अपने पास बुलाते हैं और उसे जीसस क्राइस्ट के क्राउन का एक टुकड़ा दिखाते हुए बोलते हैं कि ये इस चर्च की सबसे ज्यादा कीमती चीज है। तुम लोगों को मालूम होगा जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था तब उनके सर पे कांटों का ताज रखा गया था, तो वेल ये एक उसी का कांटा है। इसके बाद सीन जो कि फ्लोकी के ऊपर जाता है, जिसे कि वापस से एशलॉग का विजन आता है और इस बार उसे अपने विजन में एशलॉग हार्वर्ड को ढूंढते हुए दिखाई देती है। और जब हार्वर्ड नहीं मिलता है तब वो रोने लगती है। इसके बाद सीन जो कि लगार्था के ऊपर जाता है, जिसका कि बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। लगार्था का वाटर ब्रोक हो गया था तो वो अपने बच्चे को जन्म देना चाह रही थी, मगर उसका बच्चा मर गया और ढोंगी बाबा की भविष्यवाणी सही निकल गई, जिसकी वजह से बियॉर्न और रैगनार यहीं पे रुकते हैं लगार्था को कंफर्ट करने के लिए। इसके बाद सीन जो कि पेरिस के राजा के ऊपर जाता है, जो कि रोलो से पूछते हैं कि अब रोलो ने पेरिस की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए क्या किया है, जिसका रोलो जवाब देता है कि उसने वाइकिंग्स के पीछे कुछ जासूस भेजे हैं ये पता लगाने के लिए कि वाइकिंग्स एक्चुअल में पेरिस छोड़ के जा चुके हैं या नहीं। और उसने आसपास के गांव के लॉर्ड्स को यानी कि सरपंचों को वार्निंग लेटर भी भेज दिया है कि वाइकिंग्स शायद आपकी तरफ आ रहे होंगे, आप अपने डिफेंस की प्रिपरेशंस कर लो। मगर हम ऑडियंस को मालूम है कि उस लेटर ने ज्यादा कुछ मदद नहीं करी है, क्योंकि वाइकिंग्स ऑलरेडी उस विलेज पे जाके लूटपाट कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पेरिस के राजा रोलंड को एक ड्यूक बना देते हैं और ये जो ड्यूक और काउंट की पोजीशन होती है ये दोनों सेम पोजीशंस होती है। और यहाँ पे हम देख पा रहे होते हैं कि प्रिंसेस गिस्ला इस चीज से खुश नहीं होती है। इसके बाद पेरिस के राजा वहां से सबको जाने को बोल देते हैं, मगर रोलैंड को अपने पास ही रोकते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या वो उसकी सिस्टर यानी कि थेरिस के साथ सीग्स कर सकते हैं। रोलैंड बोलता है कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप तो एम्परर हो, और क्या आपने थेरिस से इस बारे में पूछा है, जिसका पेरिस के राजा जवाब देते हैं कि नहीं, वो पहले रोलैंड से इस बारे में पूछना चाह रहे थे। रोलैंड कहता है कि हाँ उसकी तरफ से पूरी परमिशन है, जिसके बाद पेरिस के राजा उससे एक और बात पूछते हैं। इसके बाद सीन जो कि प्रिंसेस गिस्ला के ऊपर जाता है, जो कि रोलो से बोल रही होती है कि उसे पसंद नहीं आ रहा है कि उसके फादर रोलैंड को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, अटेंशन और पावर दे रहे हैं। रोलो बोलता है कि इसमें गलत ही क्या है, जिसपे प्रिंसेस गिस्ला उसे बताती है कि ये कैटागेट नहीं है, ये फ्रैंकिया है, यहाँ पे काफी चीजें डिफरेंटली होती है। यहाँ पे जो भी मेरे फादर के सबसे ज्यादा करीब होगा उसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। रोलो बोलता है ठीक है, और इतना बोलने के बाद रोलो प्रिंसेस गिस्ला के साथ सेक्स करने की ट्राई करने लगता है, क्योंकि वाइकिंग प्रथाओं के अनुसार ये मायने नहीं रखता कि कोई औरत प्रेग्नेंट है या नहीं। मगर प्रिंसेस गिस्ला उसे समझाती है कि ये फ्रैंकिया है, यहाँ पे तुम्हें औरत की इस कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी होती है। और प्रिंसेस गिस्ला रोलो से बोलती हैं कि जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक वो रोलो के साथ सेक्स नहीं कर सकती। जिसके बाद रोलो रुक तो जाता है, मगर फिर बोलता है कि ये बात सही है कि यहाँ फ्रैंकिया में, पेरिस में काफी सारी चीजें बेटर हैं कंपेयर टू कैटागेट, मगर कुछ चीजें हैं जो कि अभी भी उसे वाइकिंग्स के बारे में पसंद है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जो कि स्टिल अपनी बोट्स को, नावों को घसीट के दूसरे पानी की तरफ ले जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एल्फ्रेड के ऊपर जाता है, जिसे कि वहां के फादर एल्फ्रेड को ब्लेस करते हुए उसे एक तलवार देते हैं और बोलते हैं कि ये तलवार एल्फ्रेड की मदद करेगी सारी बुराइयों को मिटाने में, और ये तलवार एल्फ्रेड के सारे दुश्मन और चर्च के सारे दुश्मनों का सफाया कर देगी। इसके बाद फादर एल्फ्रेड के कान में बोलते हैं कि जब एल्फ्रेड यहाँ पे आया था तब उन्होंने एल्फ्रेड के पास में एक आत्मा को देखा था जो
जो कि मोस्ट प्रोबेबली एथेल्स्टन की होगी, और उस आत्मा ने इस सफर में एल्फ्रेड का अभी तक साथ दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होके वेसेक्स की तरफ जाता है, जहाँ के बिशॉप एडमंड किंग एग्बर्ट का राज तिलक करते हुए किंग एग्बर्ट को मर्सिया और वेसेक्स दोनों का राजा घोषित कर देते हैं। जो देख के किंग एला खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इनिशियल प्लान तो ये था ना कि किंग एला और किंग एग्बर्ट साथ मिलके मर्सिया को कॉन्कर करेंगे और आधा आधा बांट लेंगे, मगर अब किंग एग्बर्ट ने पूरे मर्सिया को खुद ही ले लिया है। जिसपे किंग एग्बर्ट किंग एला से बोलते हैं कि हाँ, किंग एग्बर्ट ने किंग एला को धोखा दिया है और किंग एला इस बात के साथ रहना सीख ले, और ऊपर से चेंज तो प्रकृति का नियम है। मगर फिर भी किंग एग्बर्ट किंग एला से बोलते हैं कि वो अभी भी स्टिल एलाइज हैं, जिससे किंग एला एग्री करते हैं। मगर हम लोग क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि किंग एला काफी ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद सीन ज़ेप्टो के वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जो कि काफी मेहनत करके अपनी सारी बोट्स को ले जा रहे होते हैं। तभी वहां पे हेरल्ड आता है, जो कि उन सब से अपने साथ आने को बोलता है, और जब वो सब उसके साथ आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि उनके सामने पेरिस होता है, और ये देख के वहां के सारे वाइकिंग्स रैगनार की जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रैगनार पाउच से वही मेडिसिन की एक पैकेट निकालता है, मगर फिर वो उसे नहीं खाता और वापस रख के फ्लॉकी के पास आके बोलता है कि वो चाहता है कि फ्लॉकी उसके लिए एक और चीज बनाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड और टोरवी के ऊपर जाता है, जो कि साथ में लेटे होते हैं, और बियॉन्ड टोरवी से बोल रहा होता है कि वो टोरवी से कितना ज्यादा प्यार करता है। उनके कैंप के बाहर एडलैंडर बियॉन्ड को मारने आता है, मगर वो रुक जाता है और बियॉन्ड को नहीं मारता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सिगर्ड के ऊपर जाता है, जो कि अपनी बोट से खेलते हुए देखता है कि बियॉन्ड की बेटी सीगी की लाश रास्ते में पड़ी है। वो ये बात बताने एशलॉग के पास आता है, जहां वो देखता है कि एशलॉग आइवर के साथ चेस टाइप का एक गेम खेल रही होती है, जिसमें आइवर एशलॉग को हरा देता है और बोलता है कि तुम कितनी स्टूपिड हो। जिसपे एशलॉग बोलती है कि दोबारा से मुझे कभी भी स्टूपिड मत कहना, क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। इसके बाद सिगर्ड एशलॉग को सीगी की डेड बॉडी के बारे में बताता है, मगर एशलॉग को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, और वो बोलती है कि उसे बियॉन्ड की बेटी सीगी की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बोलने के बाद एशलॉग और आइवर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जो कि अपनी सारी बोट्स को माउंटेन के दूसरे साइड वाली नदी में ले आते हैं, और एशलॉग का अभी अभी मिसकैरेज हुआ है, वो वीक है, मगर फिर भी वो वर्क कर रही होती है, मदद करा रही होती है। इसके बाद सीन एडलैंडर के ऊपर जाता है, जिसके पास टोरवी आके उससे बोलती है कि एडलैंडर अपना रिवेंज ना ले और टोरवी उसके साथ वापस चल लेगी। जिसपे एडलैंडर बोलता है कि उसे अभी भी याद है कि कैसे रैगनार ने उसके फादर हॉरिक की जान ली थी, और अब वो अपना रिवेंज लेके ही रहेगा, जिसके लिए वो चाहता है कि टोरवी जाके बियॉन्ड को जान से मार डाले इस क्रॉसबो का इस्तेमाल करके। और अगर टोरवी ऐसा नहीं करती है तो वो टोरवी के बेटे गुथरम को मार देगा। जिसके बाद टोरवी को ना चाहते हुए भी बियॉन्ड के पास जाना पड़ता है। बियॉन्ड उससे पूछता है ये क्या है, जिसपे टोरवी उसे बताती है कि एडलैंडर ने उसे बियॉन्ड को जान से मारने को कहा है। बियॉन्ड बोलता है तो तुम रुकी क्यों हो, और इसके बाद टोरवी फायर तो कर देती है, मगर बियॉन्ड के ऊपर नहीं बल्कि एडलैंडर के ऊपर। बियॉन्ड फिर टोरवी को कंफर्ट करते हुए बोलता है कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब एडलैंडर मर गया है, अब तुम सेफ हो। हेरल्ड, हेल्फडन, लगार्था, रैगनार और बाकी सारे वाइकिंग्स ये सब देख रहे होते हैं, और इसके बाद बियॉन्ड एडलैंडर के पास जाके उसे उसकी रिंग वापस कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पेरिस के राजा के ऊपर जाता है, और यहाँ हमें मालूम चलता है कि पेरिस के राजा ने जो रिक्वेस्ट रोलंड से करी थी वो एक्चुअल में ये थी कि पेरिस के राजा रोलंड के साथ भी सेक्स करना चाहते थे। और इसके बाद पेरिस के राजा अपने बेड से उठ के अपनी सिटी पेरिस को देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके रैगनार के ऊपर जाता है, जिसे कि अब मकड़ियों का हेलुसिनेशन होने लग गया होता है। तभी वहां पे बियॉन्ड आता है और बताता है कि अब सारी बोट्स पानी पे हैं और बस रैगनार के ऑर्डर्स का वेट किया जा रहा है। मगर तभी रैगनार उल्टी करने लगता है, और बियॉन्ड उससे पूछता है कि ये यीडू की दी हुई मेडिसिन की वजह से हो रहा है ना। जिस पे रैगनार कहता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो यीडू की मेडिसिन नहीं ले रहा है। बियॉन्ड बोलता है तो खा लो ना मेडिसिन, मगर रैगनार कहता है कि नहीं, उसके पास मेडिसिन बहुत ही ज्यादा कम है और वो उस बची हुई मेडिसिन को रोलो से फाइट करने के लिए रखे है। और रैगनार बियॉन्ड को बताता है कि वो यहाँ पे पेरिस वेरिस के लिए नहीं आया है, वो यहाँ पे रोलो के लिए आया है। इसके बाद रैगनार रेडी होने लगता है और बियॉन्ड उसकी मदद कराने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे वाइकिंग्स वापस से पेरिस की तरफ निकल चुके होते हैं, और हम देखते हैं कि रैगनार ने फ्लॉकी को बोल के अपनी नाव के आगे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म टाइप का बनवा लिया होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।